आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होगा। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहले भी आपको बताया है, लेकिन आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के साथ साथ उसका वैल्यू क्या होगा और उसके वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे और फिर गॉस लॉ समझेंगे, और गॉस लॉ की बात इसके एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर इधर वाले नहीं समझेंगे, और इस वाले को समझने के लिए हम लोग को यहाँ समझना होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज अपना एक क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते किसके द्वारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। लेकिन हमने पहले आपको बताया कि इसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी इसमें कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए एरिया परपेंडिकुलरली। यानी एक एरिया की अगर हम बात करें, ये हमने एक प्लेन बनाया जिसका अपना एक एरिया होगा अपना इसका, तो यहाँ पे लाइंस क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में से किसको फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे कि वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया के परपेंडिकुलरली क्या करे, क्रॉस करे या पास करे, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसको, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जितना एरिया के लिए कंसिडर कर रहे हैं उसमें इतना ही लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, तो इतने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साथ ही साथ कंसिडर ये करना है कि इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए, एरिया के प्लेन के ये आपको एरिया एक दिख रहा है, ये एरिया का प्लेन है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मानिए, तो इसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच और इस प्लेन के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तभी हम उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। बात समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, यानी वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी एरिया पे या एरिया के क्रॉस करता है परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री एंगल के साथ क्या करता है, वो क्रॉस करता है, तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ये तो हुआ डेफिनेशन। अब ये एक इसको दिखाते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं फाई के द्वारा। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। हमने ये डेफिनेशन समझ लिया। आखिर इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाई जो होता है हमने अभी बताया। थोड़ा सा यहाँ पे आप जो भी यहाँ से फ्लक्स पास कर रहे होंगे वो किसकी वजह से पास कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पास कर रहे होंगे, और किसकी वजह से कर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन किसके रहा होगा, किसकी वजह से, तो किसी चार्ज की वजह से बन रहा होगा। यही हो सकता है ऑप्शन ना,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन निकल रहे थे। तो बताइए कि इसका स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ से नज़दीक नज़दीक क्या होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, फील्ड के प्रोपोर्शनल होंगे। साथ ही साथ हमने अभी बताया कि एरिया पे भी डिपेंड करता है ये, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इससे क्या करेंगे, फ्लक्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होंगे, पास होंगे। यानी एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। एक टर्म और हमने आपको बताया, क्या बताया एक टर्म, कि दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, और इसके लिए कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा समझिएगा, हमने अभी 90 डिग्री का कोण जो बताया वो इलेक्ट्रिक एरिया के प्लेन और फील्ड के बीच में बताया, एरिया के प्लेन और फील्ड के बीच में बताया। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, ये जो थीटा आपको दिखाया जा रहा है, ये थीटा वो वाला 90 डिग्री एंगल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जो पास कर रहे थे वही था, लेकिन यहाँ पे दूसरा टर्म आ गया डायरेक्शन ऑफ एरिया। डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होता है, इस चीज को हमको समझना होगा। देखिए जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, आप लोगों को पता होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो एरिया का एक अपना डायरेक्शन होता है। किसी भी प्लेन का या किसी भी वॉल्यूम का अगर एरिया निकालते हैं तो हर एक के केस में वहाँ पे क्या होता है, क्लोज फिगर का या क्लोज सरफेस का या ओपन सरफेस का या ओपन फिगर का हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसका क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन होता क्या है, अगर डायरेक्शन समझ लेंगे तो फिर उनके बीच का एंगल समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये आपको जो प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन, इसका लेंथ है और विड्थ है। तो ये कैसा, कितने डायमेंशन का हुआ है, लेंथ और विड्थ, 2D, यानी 2 डायमेंशनल फिगर है। तो 2 डायमेंशनल फिगर के लिए ये अगर एरिया है, ये अगर एरिया है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन, ये वाला प्लेन हुआ तो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगे, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो इसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर दो होंगे, एक तो उस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये प्लेन मानते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है, ये वाला आपको प्लेन है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, इस तरीके से होंगे। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन हो जाएंगे, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। तो जरा बताइए यहाँ से ई ए कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो इस प्लेन के डायरेक्शन, इस प्लेन के डायरेक्शन यानी इस एरिया के डायरेक्शन तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब हम लोग यहाँ से फिगर से समझते हैं, मानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। तो जरा बताइए इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा, ये एक प्लेन है तो ये एरिया होगा ना इसका कुछ, इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा या डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अभी तो बताया इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जरा बताइए कि अभी एक दूसरा फिगर बनाते हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन या तो इधर होंगे या इधर होंगे। अभी हमने ये क्या बताया है, एरिया का डायरेक्शन बताया है। अब जरा हम फील्ड को बनाते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि ये एक एरिया है जिससे फ्लक्स पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से पास कर रहे हैं, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तब जरा बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एरिया का डायरेक्शन है, ये क्या है, एरिया का डायरेक्शन है। तो जरा बताइए कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन हम एक तरफ कंसीडर करते हैं, अभी एक बार इधर कंसीडर कर रहे हैं, इधर कंसीडर किए। तो अभी जरा बताइए कि अभी एरिया के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच बताइए कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए जरा, अब इस तरीके से है बना हुआ, इसको ऐसे करते हैं तो ये हो गया हमारा एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। तो बताइए कि दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री।
यानी 0 डिग्री। यानी अभी के केस में अगर फ्लक्स हम देखें तो फील्ड का वैल्यू अगर ई है, फील्ड का वैल्यू ई है और एरिया का वैल्यू ए है और दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, तब बताइए फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, कॉस 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया के डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तब यहाँ से फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ए, यानी यहाँ पे कुछ फ्लक्स होंगे, कब, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है। जरा इधर समझिए, हम इस एरिया के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। मेरे पास अभी 2D के लिए एरिया के 2 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है। कौन कौन से डायरेक्शन थे, यानी एक आउटवर्ड हो जाएगा, एक इनवर्ड हो जाएगा अगर माने तो, यानी इधर भी और इधर भी। अभी हमने इस डायरेक्शन में लिया था, तो अभी जस्ट इसका अपोजिट मानते हैं, यानी ये वाला ले लें, यानी एरिया का डायरेक्शन अभी इधर ले लें। तो जरा बताइए कि ये एक क्या है, प्लेन है, एरिया का डायरेक्शन हम इधर कंसिडर कर रहे हैं और फील्ड को उधर दे रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बताइए, फाई बराबर ई ए कॉस, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। यानी यहाँ से देख पा रहे हैं कि ई ए निगेटिव में आ रहा है, यानी जो फ्लक्स फील्ड बन रहा है, जो फ्लक्स बन रहा है, वो फ्लक्स तो बन तो रहा है, कुछ उसका वैल्यू तो है, लेकिन निगेटिव में वैल्यू है। कैसा है, निगेटिव में वैल्यू है। हमने 2 केस देखा, एक एरिया के डायरेक्शन में देखें, एरिया के डायरेक्शन में देखें और एरिया के जस्ट उल्टा, यानी दोनों डायरेक्शन थे लेकिन एक एक बार कंसिडर करके। अब देखते हैं कि एरिया के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है फ्लक्स, तब क्या वैल्यू होता है। जरा यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या बनाया, एक एरिया बनाया। एरिया का बताइए तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। हमने फील्ड को ऊपर से पास करवाया। अब बताइए, ई हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया का डायरेक्शन। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना, ऐसा समझिए, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होंगे या इधर होंगे, यानी ऐसे होंगे, इधर होंगे या इधर होंगे एरिया का डायरेक्शन। और जो फ्लक्स आ रहे हैं, यानी फील्ड, जो फील्ड का लाइंस आ रहा है वो कैसे, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इस प्लेन के पैरेलल आ रहा है, इस प्लेन के क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तब बताइए कि वहां पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, यानी फ्लक्स का वैल्यू देखें हम, ई ए कॉस, दोनों के बीच का एंगल जरा बताइए, ये प्लेन है, एरिया है, और ये इस डायरेक्शन में अगर इधर भी लेते हैं, इधर भी लेते हैं, और एक इधर से आ रहा है इस तरीके से, ये फील्ड का डायरेक्शन हुआ, फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये एरिया का डायरेक्शन हुआ। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे cos 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट पा रहे हैं कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे आ रहे हैं और इसके पैरेलल आ रहे हैं, तो हमने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि जब इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, तब उस इलेक्ट्रिक लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन बताइए पैरेलल आएगा तो क्या कोई इसको क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था ये, यानी मैक्सिमम हो सकता है नेगेटिव में, और ये वैल्यू पॉजिटिव में, यानी 0 डिग्री, और क्या हो सकता है, कितना डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन क्या जरूरी है हर एक केस में ये पैरेलल ही आए, थोड़ा सा तिरछा भी आ सकता है। इस फिगर को हम मिलाते हैं, चलिए देखिए, ये क्या है, एक क्या है, ये एक एरिया है, ये क्या है, एक एरिया है। अभी यहाँ पे जो आ रहे होंगे इस तरीके से फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये तिरछा है। आप एंगल इसको मान लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री मान लीजिए, और ये इस तरीके से क्या करता, पास करता, इस तरीके से कुछ पास करता। तब बताइए यहाँ पे कि इसका जो फील्ड का वैल्यू होता वो कितना होता, 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बताया हुआ। अब जरा बताइए इसको, फिगर को, यानी ये प्लेन के साथ इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है,
60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब बताइए कि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगी। तो हमने बताया कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच रखना है, एरिया के डायरेक्शन के और फील्ड के डायरेक्शन की। एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, इस डायरेक्शन में, यानी इसके परपेंडिकुलर। आप ऐसे समझिए, ये क्या है, ये क्या है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो प्लेन में ये जो आ रहा है इस तरीके से फ्लक्स, फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और इसके बीच का एंगल, ये प्लेन है, प्लेन है, और यहाँ से फील्ड आ रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने बताया कि आपको फील्ड का जो वैल्यू लेना है, थीटा का जो वैल्यू लेना है, वो किन के बीच में लेना है, यानी एरिया के डायरेक्शन के बीच में, एरिया के डायरेक्शन के बीच में और फील्ड के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है किसके बीच में है, जरा ध्यान से देखिए, किसके बीच में है, ये एरिया के प्लेन के बीच में है, प्लेन और फील्ड के बीच में 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आप ये मत समझिए कि ये जो आपको 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, क्या ये थीटा का वैल्यू है, क्या ये थीटा का वैल्यू है, नहीं। ये किसके किसके बीच का वैल्यू है, ये एरिया के प्लेन के बीच का एंगल है। लेकिन हमने आपको एंगल किसके किसके बीच में बताया, एरिया के डायरेक्शन के बीच में, एरिया के डायरेक्शन के बीच में तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो आप ऐसे समझिए, ऐसा समझिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक, यहाँ से क्या आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनके बीच ये वाला एंगल, ये प्लेन हुआ, ये प्लेन और ये फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो जरा बता, ये एरिया का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे होगा एरिया का डायरेक्शन, ये वाला आपको एरिया का डायरेक्शन दिखाएगा, एरिया का डायरेक्शन। तो बताइए कि एरिया के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डायरेक्शन के बीच एंगल कितना है, ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है 60, बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वाला 60 डिग्री का वैल्यू है, एंगल है, तो बताइए कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। यहाँ से अगर हम लोग फ्लक्स का वैल्यू देखें तो ई ए कोस 30 डिग्री क्या हो जाएंगे, फ्लक्स का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो एंगल लेना है वो एरिया के डायरेक्शन में लेने हैं तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लेने हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से दे रहा था, यहाँ से ऐसे दे रहा था, ये फ्लक्स है, तो ये इलेक्ट्रिक, तो ये एरिया के डायरेक्शन में एंगल नहीं दे रहा था, ये प्लेन के साथ एंगल का वैल्यू दिया हुआ था। लेकिन हमको कंसीडर किधर करना है, हमको कंसीडर करना है इसके डायरेक्शन के, एरिया के डायरेक्शन के। तो अगर ये फ्लक्स थे तो एरिया का डायरेक्शन ये वाला होगा, तो ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना था, ना कि ये वाला एंगल। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ये थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये 2D फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन फिगर बोलते हैं, ओपन सरफेस बोलते हैं। 2D यानी जिसमें लेंथ और विड्थ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल, या उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सरफेस बोलते हैं। हमने अभी ये ओपन सरफेस के लिए देखा या 2D के लिए देखा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि 3D के लिए क्या हो पाएंगे, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए कैसे एरिया का डायरेक्शन होगा, उस चीज़ को कंसिडर करेंगे और फिर हम लोग गॉस लॉ की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। 3D फिगर के लिए हम एक 3D फिगर बनाते हैं, फिर उसके लिए देखते हैं। इसमें कितने सरफेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 सरफेस। देखिए, एक ये होगा, ये होगा, एक ये सरफेस होगा, एक पीछे वाला होगा और एक ऊपर वाला, एक सामने वाला इधर और एक उधर वाला। अब यहाँ पे भी एरिया होंगे ना, एरिया तो यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे हमको एरिया का डायरेक्शन क्या कंसिडर करना है, इस चीज को जरा समझिए। अगर इस सरफेस की बात करें, नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हुए। एक इसके पीछे वाला 5, पीछे वाले को इधर ले लेते हैं 5, और ये आगे वाला फेस होगा, ये क्या हो जाएगा, 6 सरफेस। अब हम एक एक सरफेस के लिए एरिया की अगर बात करें तो जरा बताइए, 2D फिगर के लिए, 2D फिगर के लिए हमने बताया कि एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, 2D फिगर के लिए इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो बताइए, अगर एक प्लेन की बात करें हम यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होंगे, और इनवर्ड की भी और होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो इसके इनसाइड होंगे और इसके इनसाइड होंगे,
इसके इनसाइड की तरफ, आउटसाइड की तरफ, यहाँ पे भी इनसाइड की तरफ और आउटसाइड की तरफ, यानी हर एक सरफेस के लिए हमको दो दो मिलेंगे। लेकिन 3D फिगर के लिए, 3D फिगर को हम लोग कौन सा फिगर बोलते हैं? क्लोज फिगर बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। और इसके लिए जो हमको डायरेक्शन लेना है वो इनवर्ड की ओर नहीं कंसिडर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनवर्ड की ओर इसका कंसिडरेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किधर हमको कंसिडर करना है? आउटवर्ड की ओर कंसिडर करना है। यानी क्लोज फिगर के लिए एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उस सरफेस के आउटवर्ड की ओर परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन के लिए इधर होंगे, इस प्लेन के लिए इधर होंगे, इसके लिए इधर होंगे, और जो इसके पीछे है उसके लिए उधर हो जाएंगे, और आगे वाले के लिए इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्या? एरिया का डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल की बात करते हैं। ये है एक सिलेंडर, इसमें एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? तो बताइए इसमें कितने प्लेन बनेंगे? आप इसको ऐसे समझिए, ये क्या है? एक गोल है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर जो है एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा, और एक प्लेन क्या है इसका? ये पूरा का पूरा है। तो इसमें कितने प्लेन है? 3 प्लेन। देखिए, एक ये हुआ, एक दूसरा ये हुआ, और एक तीसरा ये हुआ। अब बताइए यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? चलिए, फर्स्ट वाले के लिए तो ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो इसका आउटवर्ड की ओर हो जाएगा। नीचे वाले के लिए इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन बताइए इस वाले के लिए क्या होगा? ये जो आपको गोल दिख रहा है, ये आपको ये वाला प्लेन के लिए कैसा होगा? तो ये वाला प्लेन के लिए आपको पता है कि ये सिलेंड्रिकल के जैसा है, तो इसके सेंटर से आउटवर्ड की ओर होंगे, यानी इस तरीके का, इस तरीके के ये वाला को अगर हटाते हैं तो इसके सेंटर होंगे, सेंटर से आउटवर्ड की ओर होंगे। अब यहाँ पे समझिए, इसमें हर एक प्लेन पे, हर एक पॉइंट पे क्या होंगे? आउटवर्ड होंगे। हर एक प्लेन पे क्या होंगे? आउटवर्ड होंगे। यानी इस डायरेक्शन बोले, इस डायरेक्शन बोले, ये बोले, ये बोले, क्या हो जाएंगे? इसका एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया का डायरेक्शन। और भी आप डिफरेंट डिफरेंट फिगर समझ सकते हैं। एक स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर मतलब गोला। आप गोला समझिएगा। तो बताइए इसमें कैसा होगा एरिया का डायरेक्शन? इसका कुछ सेंटर होगा, सेंटर से हर एक पॉइंट पे क्या होंगे? इस पे परपेंडिकुलर होंगे। हर एक पॉइंट क्या होता है? सेंटर से स्फीयर का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर एक सरफेस है, ये अगर एक स्फीयर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस सेंटर से आउटवर्ड की ओर होगा, सेंटर से आउटवर्ड। इसीलिए हमने आपको पिछले केस में बताया था, पिछले वीडियो में, कि अगर क्यू चार्ज है और ये चारों डायरेक्शन में यहाँ से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, तो फ्लक्स किसको बोलेंगे? ये क्या कहलाएगा? फ्लक्स। क्यों फ्लक्स कहलाएगा? क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जो लाइंस निकल रहे थे उस सरफेस के क्या थे? सरफेस के परपेंडिकुलर थे। और एरिया का डायरेक्शन भी यही होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया का। तो प्लेन ये है और उससे परपेंडिकुलर ये है एरिया का डायरेक्शन। और फील्ड का भी डायरेक्शन क्या था? यही था। इसलिए यहाँ पे सारे के सारे जो फ्लक्स थे, हम सारे एरिया की बात कर रहे थे, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थे वो क्या थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला रहे थे। बात समझ में आया? यहाँ पे था। यानी स्फीयर में देखे, स्फीयर के केस में देखे तो एरिया का डायरेक्शन किधर? सेंटर से डायरेक्टली परपेंडिकुलर, डायरेक्टली परपेंडिकुलर। यानी ई और ए के बीच में एंगल कितना था? 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू 1, यानी ई ए cos 0 डिग्री, यानी ई ए फ्लक्स का क्या हो जाता? वैल्यू हो जाता। ये थे फ्लक्स। अब हम एक कुछ फिगर है जो फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उस चीज़ को देखते हैं और उसके बाद गॉस थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपको क्लोज फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्लोज फिगर से फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू क्लोज फिगर एज शोन इन। जो यहाँ पे क्लोज फिगर दिया हुआ है, क्लोज सरफेस दिया हुआ है, इससे कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, इस चीज़ को हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है फील्ड का वैल्यू, यानी ई भी जो दिया हुआ है दोनों जगह पे, ये जो वैल्यू है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब, जैसे ऐसे समझिए, अगर यहाँ से कोई फ्लक्स निकल रहे होंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे, तब बताइए जितना फ्लक्स का वैल्यू है एक स्पेशल एरिया के लिए, क्या उतना ही एरिया के लिए यहाँ पे फ्लक्स के वैल्यू सेम होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होंगे। अब ऐसे समझिए, यहाँ से कितने फ्लक्स पास हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितने लाइन्स पास हो रहे हैं? कम पास हो रहे हैं। तो इस तरीके का फील्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो फील्ड का वैल्यू है, कहने का मतलब जितना सरफेस है, जो सरफेस है, जितने लाइन्स इस सरफेस से पास हो रहे हैं उतना ही इस सरफेस से भी पास होंगे। यानी जो वैल्यू है इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है।
यहाँ पे भी सेम है। अब इस फिगर से हमको कैलकुलेट करना है कि बताइए कि इसके द्वारा, इस क्लोज फिगर के द्वारा कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दोनों फिगर के लिए कैलकुलेट करेंगे। और एक बात और यहाँ पे नोट करना है कि इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इस फिगर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। हम लोग को आगे यही पढ़ना है कि किसी कोई पॉइंट पे चार्ज यानी कोई इनसाइड है और उसके शेप में जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो कैसा होगा। लेकिन पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। अब बताइए इस सरफेस के लिए मिमिक कर देते हैं। सरफेस 1, 2, 3, 4 और पीछे वाला 5 होगा और आगे वाला 6 होगा। तो सबसे पहले बताइए जो फर्स्ट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के लिए अगर मानते हैं कि E1 बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट सरफेस के थ्रू यानी इस वाले सरफेस के थ्रू कितने फ्लक्स पास होंगे। तो बताइए फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ई ए कॉस थीटा। ई हर एक केस के लिए सेम होंगे यानी ई का वैल्यू कांस्टेंट है। ई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ ए है, विड्थ ए है यानी ए स्क्वायर। समझना हमको यही पे कॉस फाई यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो जरा बताइए इस वाले सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन किधर होगा। इस वाले सरफेस के लिए एक के लिए ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन के परपेंडिकुलर तो बताइए कि प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया का फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया का डायरेक्शन इधर है। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री होगा कि नहीं 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ से क्या है माइनस ई ए स्क्वायर, फाई 1 का वैल्यू आया। सिमिलरली फाई 2 का वैल्यू देखते हैं, फाई 2 ये होगा। बताइए इसमें एरिया का डायरेक्शन किधर होगा। अगर ये इस तरीके से प्लेन रखा हुआ है तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। यानी फाई 2 बराबर अगर देखें तो ई ए स्क्वायर कॉस 90 डिग्री यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इस वाले के लिए 0 तो ऊपर वाले के लिए भी 0। इसमें देखिए एरिया का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। यानी फाई 3 के लिए देखते हैं, फाई 3 यहाँ पे यानी इस डायरेक्शन में क्या है, एरिया का डायरेक्शन होगा। ये अगर फील्ड है, ये क्या है, एरिया का प्लेन है, प्लेन ये वाला है तो डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का ये वाला। और उसी डायरेक्शन में क्या है, इसमें एरिया का डायरेक्शन है और फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। तो बताइए इनके बीच का एंगल कितना, ई ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री यानी ई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा तीसरा इक्वेशन। अब जस्ट इसका उल्टा समझिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऊपर वाले के लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, E4 बराबर भी 0 हो जाएगा। E5 निकाले पीछे देखिए, यहाँ पे ये प्लेन है, इसी को समझ रहे हैं। यहाँ पे ये प्लेन है, डायरेक्शन इसका किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इधर चूंकि नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज फिगर इधर बनाता है, इधर क्लोज फिगर बनाता है, तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इधर और फील्ड पास हो रहे हैं इधर पे। तो बताइए ये है इस डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन और फील्ड इस तरीके से। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी E5 के केस में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इधर वाले के भी केस में क्या हो जाएगा, इस बार बाहर वाले सरफेस के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर है यानी ये वाला फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन किधर है, इधर। फिर से 90 डिग्री यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, E6 के लिए भी क्या हो जाएंगे, 0। अब चूंकि हमने आपको पहले बताया था कि जो फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग इसका अर्थमेटिक क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। तो टोटल फाई बराबर क्या हो जाएगा, E1 फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 6। तो यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू 0 है, बचा क्या है, ये वाला वैल्यू, एक माइनस में और एक प्लस में। यानी ओवरऑल मिलाकर के देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल, यानी इस क्लोज सरफेस से जब फील्ड का वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो, फील्ड का वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, तब, और एक और कंडीशन, इनके बीच में कोई चार्ज नहीं हो, तब किसी क्लोज फिगर से जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी कोई फ्लक्स उससे पास नहीं करता है, कोई वैल्यू इसका नहीं होता। इस बात को आप याद रखिएगा, गॉस लॉ में जब इसका एप्लीकेशन बताया जाएगा तो वहाँ पे भी इसका यूज होगा।
यानी जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है इस क्लोज फिगर के, तब इसके द्वारा जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जरा इसमें देखते हैं, इसमें कितने सरफेस बन रहे हैं, एक ये है, दूसरा और ये तीसरा। फिर से यहाँ पे वैल्यू निकालिए, यानी यहाँ पे आप देखिएगा इस वाले के लिए फ्लक्स का डायरेक्शन किधर, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इस वाले सरफेस के लिए इधर और इस वाले के लिए इधर। तो निकालिए यहाँ पे फाइबर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला फाइबर है, एरिया को हम लोग डायरेक्टली एरिया ही मान लेते हैं, ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई ए कॉस 180 डिग्री, क्यों, फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो हो जाएगा ई ए माइनस में फाई टू बराबर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों, तो क्या हो जाएंगे ई ए कोस 0 डिग्री, यानी ई ए। फाई थ्री के केस में देखें तो एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड यानी आउटवर्ड है, ऊपर की ओर, और ये वाला इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी फाई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी आप अगर जोड़ करके देखिएगा रिजल्टेंट, तो वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर से एक बात याद रखना है कि जो फील्ड का वैल्यू हो क्या हो, वो कांस्टेंट हो, यानी जितना फ्लक्स यहाँ से पास करे थे लाइंस, उतना ही लाइंस यहाँ पे पास करेंगे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे इस तरीके से होता, तब मामला गड़बड़ हो जाता। देखिए यहाँ पे फील्ड का जो वैल्यू रखना है वो कैसा रखना है, कांस्टेंट, यानी वैल्यू का जो कैसा हो, यूनिफॉर्म वैल्यू हो, तब एक क्लोज फिगर से वैल्यू का क्या होता है, फ्लक्स का कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये थे फील्ड कैलकुलेट करना, फ्लक्स कैलकुलेट करना। अब हम लोग आगे समझते हैं गॉस लॉ क्या है। देखिए गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस हमने अभी अभी बताया, क्लोज सरफेस हम लोग किसको बोलेंगे, तो 3D सरफेस। 3D कहने का मतलब क्या, 3 डायमेंशन जिसके हो, लेंथ हो, विड्थ हो और हाइट, तीनों हो, तब उस सरफेस को या उस फिगर को हम लोग कैसा फिगर बोलते हैं, क्लोज फिगर बोलते हैं, या उससे बने सरफेस को हम लोग कैसा बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। तब यहाँ पे क्या बता रहा है कि द टोटल फ्लक्स आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस अभी हम कंसिडर करते हैं, ये क्या है, एक स्फीयर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है, ना कि ये सर्किल है, यानी क्लोज सरफेस ये चारों तरफ से क्या है, गोल है, चारों तरफ से क्या है, गोल है। इसके बीच में क्या रखा हुआ, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तब क्या बोल रहा है कि द टोटल फ्लक्स आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। जो इससे फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का जो वैल्यू होगा एक क्लोज्ड सरफेस से, वो कितना होगा, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, जितना इसके द्वारा चार्ज को क्या किया जाएगा, घेरा जाएगा, जितना इसके अंदर चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है, अंदर अवेलेबल है, उसके बराबर होंगे, उसके बराबर होंगे, तथा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या हम लोग पढ़े थे, ई पढ़े थे, अगर एयर की बात की जाती है। ये है क्या बताता है, गॉस लॉ बताता है। अब चार्ज यहाँ पे आपको क्यू दिख रहा है, क्या जरूरी है सिर्फ क्यू ही होंगे, नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ढेर सारे चार्ज भी हो सकते हैं, तो ये कंसिडर मैटर नहीं है। मतलब समझने के लिए ये है कि जितने चार्ज भी यहाँ पे घिरे हुए रहेंगे, उस चार्ज के क्या होंगे, बराबर होंगे, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। ये मीडियम कैसा है, यानी जितने फ्लक्स जो निकलेंगे, एक और फ्लक्स बराबर हम लोग अभी क्या पढ़े थे, फ्लक्स बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, ई ए कॉस थीटा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो ये पढ़े थे। सिंपली हम लोग को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो या फिगर कैसा हो, फिगर हम लोग को पता हो, लेकिन डिफरेंट आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको जो फिगर दिख रहा है ये हमेशा स्फीयर नहीं होता है, ये चार्ज आपको इसी प्रकार से नहीं होंगे। चार्ज हो सकता है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, चार्ज यहाँ से इस तरीके से इस लाइन के जैसा चार्ज क्या हो, अरेंज हो सकता है कि इसके सिलेंडर सरफेस पे चार्ज अरेंज हो सकता है इसके इनवर्ट चार्ज अरेंज हो। तो अलग अलग फिगर में आपको देखने को मिलेगा कि चार्ज का जो तरीका है अरेंज करने का वो अलग अलग हो सकता है। तो ये वाला क्या बताता है कि हमको ये वाला काम करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्टली क्या बताता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से कितने फ्लक्स निकलेंगे, ये डिपेंड करता है उसके किस पे, चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, साथ ही साथ वो मीडियम कैसा है, उसका परमिटिविटी क्या है, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है। इसका हम लोग आगे प्रूफ देखते हैं। बताइए इसमें क्या इस पे शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स का वैल्यू, नहीं डिपेंड कर रहा है। ये शेप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है, इसके शेप से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कुछ इसका लिमिटेशन है, जहाँ पे ये क्या होता है, ये गॉस थ्योरम फायदेमंद होता है और कहीं कहीं पे आप इसका यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, जैसा कि बुक में बताया गया, ये जो ये इसके लिमिटेशन कुछ होते हैं। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। देखिए हम लोग एक
क्लोज सरफेस लेंगे, हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं। क्लोज सरफेस के बीच क्या है, एक क्यू चार्ज अवेलेबल है। अब इसका टोटल एरिया क्या होगा, मानते हैं कि ये होगा, टोटल एरिया ए होगा। चार्ज कितने अवेलेबल है, ए। इसके द्वारा फील्ड जो होगा ई होगा। जरा बताइए यहाँ से अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग चूंकि फ्लक्स बराबर यही फॉर्मूला जानते हैं, फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, ई ए कॉस फाई जानते हैं, कॉस थीटा जानते हैं। लेकिन ना तो हमको फील्ड का वैल्यू पता है, फील्ड का किसी पॉइंट पे वैल्यू पता है, और ना ही हमको एरिया का वैल्यू पता है, कितना एरिया है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, हम लोग के पास पिछले वाले केस में एरिया हम लोग डायरेक्टली ये था, इस प्रकार का शेप था, एक सरफेस हमको पता था, सरफेस पता था, डायरेक्टली वैल्यू रख दे रहे हैं। लेकिन ये फिगर कैसा भी हो सकता है, अभी हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फिगर चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये आखिर क्या होता है, कैसे इसका वैल्यू ये वाला आता है। तो हमने क्या बताया हमको, अब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरिया को। फिर से ये बात बोल रहे हैं, ये सर्किल लेंगे, ये क्या है, एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है। तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा छोटा एरिया को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर का वैल्यू डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ए। यहाँ पर के वैल्यू को हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डी ए कैलकुलेट करते हैं। तो जरा बताइए आप, ये वाला मानिए कि ये एक सिलेंडर, ये स्फीयर का क्या है, एक सरफेस है। पहले इतना एरिया यहाँ से काट लेंगे, फिर यहाँ काट लेंगे, फिर यहाँ छोटा छोटा एकदम पॉइंट पॉइंट, यहाँ 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 इस तरीके से, और सारे को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तब बताइए कि जितना दूर के लिए इंटीग्रेट करेंगे वो सारा एरिया हमको बता देगा कि नहीं बता देगा, बिल्कुल बता देगा। यहाँ से इसके बीच का जो हम डिस्टेंस मानते हैं वो क्या है, आर है। आर डिस्टेंस सरफेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बताइए इस पॉइंट चार्ज के लिए, या इस चार्ज के लिए, इस स्फीयर के लिए, इस स्फीयर के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। तो बताइए इसका इस डायरेक्शन क्या होगा, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि एरिया का डायरेक्शन उसके प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो प्लेन जैसे ये मान लिया कि ये प्लेन है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस डायरेक्शन में। अब इसी प्लेन को तो यहाँ पर दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड की ओर, यानी एरिया का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और चूंकि हम लोग क्यू देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। हमने एक छोटा एरिया माना डी ए, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे बताइए इस पॉइंट की वजह से इस एरिया के सरफेस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई बराबर क्या होगा। आप लोग जानते हैं ई का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होगा ना वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। के का वैल्यू हम लोग आगे देखेंगे, ई का वैल्यू। तो बताइए इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखेंगे तब फील्ड का वैल्यू इतना होगा। तो हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, स्फीयर के जैसा है, स्फीयर के, तो हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे ई का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हो गया ई का वैल्यू। हमने एक छोटे एरिया के लिए क्या निकाला, माना डी ए। अब बताइए इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए बताइए टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या है, क्या है, डी फाई है। इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स निकल रहा है, छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, हर एक पॉइंट पे, हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जरा बताइए हमने एक छोटे से एरिया में माना कि यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो बहुत ही छोटा है या बहुत ही कम वैल्यू है, डी छोटा को ही दिखाते हैं ना, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो पता होगा। तो डी फाइव यानी छोटे चीज को दिखा रहा है, छोटे वैल्यू को दिखा रहा है, छोटे एरिया में एक छोटे से फ्लक्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो ऐसा ऐसा एरिया हम पूरा सारा को अगर कैलकुलेट कर लें तो बताइए सारे के सारे फ्लक्स वैल्यू को दे देगा कि नहीं, यानी इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरा फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी डी फाइव को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो सरफेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और क्लोज सरफेस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक गोल लगा देते हैं, यही लगा देते हैं। तो जरा बताइए इसके बराबर डी फाइव बराबर क्या होता है, ये वाला वैल्यू होता है। और चूंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन का वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऑलरेडी इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्ट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो ई का वैल्यू ई है और एरिया कितना लिए हैं, एक छोटा सा एरिया लिए हैं। हमने अभी बताया कि ई का वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई का वैल्यू को बाहर कर देते हैं, ई का वैल्यू को बाहर किए तो बचा क्या, डी, एक छोटा छोटा एरिया। अब छोटा छोटा सारे एरिया को अगर हम मिला दें, छोटा छोटा सारे एरिया को अगर हम वैल्यू को मिला दें, तब बताइए कि सारा एरिया हो जाएगा कि नहीं। टोटल इसका एरिया हमने क्या माना है, ए माना है। तो सारे एरिया को हम जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो बताइए कि ये टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, यानी टोटल 5 बराबर हो जाएगा। ये एरिया को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, यानी ए के बराबर। और इसका एरिया कितना होता है स्फीयर का, ई बाहर है और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। चलिए रखिए वैल्यू उसको। ई का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप मीडियम को अगर चेंज कर सकते हैं, ये और भी रख सकते हैं, हम इसको निगलेक्ट करते हैं अभी। और ए का वैल्यू ये क्या माने हैं, स्फीयर माने हैं, इसका एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये था और यहाँ पे कुछ छूट रहा है, ई के लिए q इंटू r स्क्वायर। और ये एरिया का वैल्यू हो गया, ये वाला से ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कट गया, बचा क्या q/a। यही होता है क्या, गॉस लॉ। यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि गॉस लॉ बताता है कि ये फील्ड कैसा है, ये इसका जो एरिया है या शेप है, इस शेप से कोई लेना देना इसको नहीं है, शेप से लेना देना कोई नहीं है। यानी डायरेक्टली कितने चार्ज को वो इंक्लोज कर रहा है, कितने चार्ज को घेर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि इतना फ्लक्स निकलेंगे। और साथ ही साथ वहाँ का मीडियम कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है किसी क्लोज फिगर का या क्लोज सरफेस का फ्लक्स का वैल्यू। ये था क्या, गॉस लॉ। आगे हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ चीज़ें और हैं जो इसको बताना है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने फ्लक्स बराबर क्या देखा, q/E0। एयर के लिए मान रहे हैं तो E0 ही डायरेक्टली होगा, मीडियम चेंज करेंगे तो अलग हो जाएगा, E0 इंटू ER कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे साइज शेप डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी अगर क्लोज फिगर इस प्रकार के होंगे और यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तब यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, q/0। अगर यही q चार्ज सिलेंडर में रख दिया जाए बीच में, तब भी यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, q/E0 होगा। अगर स्फीयर में भी रख दिया जाए तब भी क्या वैल्यू होगा इसका, q/E0 होगा। यानी इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ इसके लिमिटेशन है, चलिए लिमिटेशन को देखते हैं। देखिए जो क्लोज फिगर होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिगर कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक क्या रखा, चार्ज को हमने कहाँ पे रख दिया, इस पॉइंट पे क्यू रख दिया। अब बताइए इस क्यू के लिए, इस चार्ज के लिए इसके द्वारा जो फील्ड बना जाएगा या इसके द्वारा जो लाइन्स निकलेंगी, क्या उसके लिए ये जो क्लोज फिगर है वो सिमेट्रिकल है, नहीं है। तो यहीं पे हमको बात समझना है कि जो भी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अप्लाई नहीं होंगे गॉस लॉ इसके लिए भी अप्लाई होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो यूजफुल नहीं होंगे, ये इसके लिमिटेशन है या ये बताया गया है। तो कहीं भी इस चीज़ के द्वारा अगर हमको, इस चार्ज के द्वारा अगर हमको फ्लक्स का वैल्यू निकालना हो, तो हमको सबसे पहले ये कंसीडर करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा कि जो ये फिगर बन रहा है वो कैसा हो, उस चार्ज के क्या हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है या जहाँ से फील्ड बन रहा है उस फील्ड के क्या हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट पर रखा हुआ है, फिर हम एक यहाँ रखेंगे, ऐसे समझिए ये एक स्फीयर पर रखा हुआ है और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है। बताइए क्या इस चार्ज के क्रॉस ये जो फील्ड दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है कि क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है। तो इसको हम लोग एजम्पशन करेंगे ये वाला है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्फीयर हो गया। देखिए
अब ये क्या हो गया, इस चार्ज के क्रॉस सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो यही बात बताता है यहाँ पे। अच्छा एक और बात इसमें रखा जाए, और भी फिगर हो सकते हैं सिमेट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे कंसिडर ये करना है कि जब भी वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो वो फिगर को हमको कैसे कैलकुलेट करना हो, फिगर को पहले हम सिमेट्रिकल बनाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू कितना हो रहा है। चलिए इसके लिए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये अभी नहीं था, अब पूछ रहा है कि बताइए कि क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, तब यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो फ्लक्स के वैल्यू के लिए हम लोग अभी क्या पढ़ें, क्यू बाई ई नोट, लेकिन क्या ये सिमेट्रिकल वैल्यू है, क्या सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो कंसीडर हमको करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, इसको सिमेट्रिकल बनाना है, यानी जो वैलिड होता है ये यूजफुल होता है वो किस फिगर के लिए होता है, ये सिमेट्रिकल फिगर के लिए होता है, क्लोज्ड फिगर के लिए होता है। क्लोज्ड फिगर भी कैसा हो, वो सिमेट्रिकल हो, उसके लिए वैलिड होता है, यूजफुल होता है। और जो आपको सरफेस दिख रहा है क्लोज सरफेस, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ये बात याद रखिए। यानी अब हम इसको क्या बना दिए, पहले इसको हमने सिमेट्रिकल बना दिया। तो अब ऐसे एज्यूम कीजिए कि इसकी वजह से जो फ्लक्स निकल रहे हैं कुछ ऐसे निकल रहे होंगे, फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रहे होंगे, इस तरीके से चारों डायरेक्शन में निकल रहे होंगे। तो बताइए कि अब अगर ये सिमेट्रिकल होता तब ये इसके द्वारा फ्लक्स जो निकलता, ये वैलिड है सिमेट्रिकल के लिए, वैलिड नहीं बोल सकते हैं, यूजफुल है सिमेट्रिकल फिगर के लिए। जब ये सिमेट्रिकल होता तब यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई ई नोट होता, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, आधा है, तब बताइए इसके लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई आधा। पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, आधा होगा, यानी इस वाले फिगर के लिए यहाँ से जो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से हर एक फिगर के लिए ये होता है गॉस लॉ। तो हमने गॉस लॉ पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे। तो एप्लीकेशन जो भी हैं वो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्लास और सब्जेक्ट का नहीं चल रहा है, धीरे धीरे सारा क्लास आपको रेगुलर हो जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप नोट्स बनाइए, नोट्स हम PDF सेंड कर देंगे और उसको लिखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए और इसका नोट्स बनाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए, धन्यवाद। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।